नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 6 से 11 तक का हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसकी क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर हर एक क्लास के नाम से मिल जाएगी। रही बात पीडीएफ या नोट्सों की, तो वो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या मेरे से किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, वो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके यहां पर मेरे से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे चल रहा था कक्षा 12 का अध्याय और अध्याय हो चुके थे 3। आज हमारा जो कक्षा 12 का अध्याय रहने वाला है वो रहने वाला है अध्याय नंबर 4, आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास। आधुनिक राजस्थान में जो सामाजिक विकास हुआ उसके बारे में, और पूरा का पूरा जो पैटर्न रहेगा वो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। आपका जितनी जानकारी बुक में दी गई है उतनी ही जानकारी यहां पर आपको दी जाएगी दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक जरूर आप अटेंड करें। चलते हैं दोस्तों, एक बार लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1949 में राजस्थान में पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कब? 1949 के अंदर पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ। प्रथम शिक्षा एवं गृह मंत्री प्रोफेसर प्रेम नारायण माथुर बनाए गए थे। दोस्तों, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा वो रहा मोहनलाल सुखाड़िया का। दोस्तों, सबसे लंबा 17 वर्ष तक कार्यकाल इनका रहा। 1948-49 में राधाकृष्ण आयोग का गठन किया गया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। 1948-49 के अंदर जो राधाकृष्ण आयोग बना उसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। 1952 में मुदालियर आयोग गठित किया गया। इसकी सिफारिश पर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जिसे 1961 में एनसीईआरटी में बदल दिया गया। दोस्तों, आगे देखिए, 1964-66 में कोठारी शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कठारी थे, जो उदयपुर के क्या थे? निवासी थे। 1968 में देश की प्रथम शिक्षा नीति है जो आती है 1968 के अंदर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों, 1986 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है वो आई। दोस्तों, बात करते हैं आगे। 1992 में स्वीडन के सहयोग से लोक जुम्बिश योजना को शुरू किया गया। किसके देश के सहयोग से? स्वीडन के सहयोग से लोक जुम्बिश जो योजना उसका शुरू किया गया, जिसे वर्ष 2004 में सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंदर मिला दिया गया। दोस्तों, सरस्वती योजना यह भी इंपॉर्टेंट है। 1994-95 से लागू 1994-95 से सरस्वती योजना लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर महिला को सरस्वती बहन बनाना है। दोस्तों, गुरु मित्र योजना 1994-95 में यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से शुरू की गई थी गुरु मित्र योजना। दोस्तों, 1 जुलाई 1999 को राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई। 1 जुलाई 1999 को राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई, जिन्हें 1 अप्रैल 2006 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बना दिए गए। दोस्तों, जो राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई थी ना, उनको 1 अप्रैल 2006 को क्या कर दिया गया? राजकीय प्राथमिक विद्यालय बना दिए गए। 19 नवंबर 2001 को राज्य सरकार ने शिक्षा आपके द्वार योजना शुरू की। 19 नवंबर 2001 को राज्य सरकार ने शिक्षा आपके द्वार योजना है इसकी शुरुआत की। वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की भी क्या की गई? शुरुआत है जो की गई। दोस्तों, आगे देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की अधिकार की व्यवस्था की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना वो 2009 में बना, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत ये 6 से 14 वर्ष तक के बालक है उनको अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है वो दी जाएगी। दोस्तों,
आगे चलिए, अब हम बात करते हैं टेलीमेडिसिन योजना की। टेलीमेडिसिन योजना दूरस्थ क्षेत्रों के रोगियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराने की ये योजना 14 फरवरी 2006 से झालावाड़ से शुरू की गई। तो टेलीमेडिसिन योजना है जो हुई थी झालावाड़ से शुरुआत 2006 में 14 फरवरी को। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की जो स्थापना है वो 22 दिसंबर 2004 को की गई। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना हुई थी 22 सितंबर 2004 को। बात करें यहां पर जल संरक्षण की तो देखिए 16 मई 2006 से 15 जून 2006 को राजस्थान सरकार ने पानी के भारी संकट को देखते हुए ग्रामीण जनता को जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जल चेतना और जल रथ यात्राएं क्या की, संचालित की। तो जल चेतना यात्रा या जल रथ यात्रा कब संचालित की गई, किस उद्देश्य से संचालित की गई, इसका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बात करें यहां पर खाद्य सुरक्षा की तो देखिए कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा, एक तो जमाखोरी है, जमा करते हैं, एक कालाबाजारी है, बड़े भावों को बढ़ाकर फिर बेचना। तो इनको रोकने के लिए कालाबाजारी की रोकथाम तथा आवश्यक वस्तु आपूर्ति एवं रखरखाव अधिनियम 1980 है वो पारित किया गया दोस्तों। वायदा व्यापार आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वायदा विनिमय अधिनियम 1952 के अनुसार की गई। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व या दम लगाया गया उसके अंदर वो लगाया गया गरीबी उन्मूलन के ऊपर दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोर किस पर दिया गया, गरीबी उन्मूलन है उसको महत्व दिया गया। बात करें उपभोक्ता संरक्षण की दोस्तों तो देखिए 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश है को मंजूरी दी दोस्तों। उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र के अंदर 1904 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। 1904 में महाराष्ट्र में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय वो मद्रास के मुख्यमंत्री है, मद्रास के जो मुख्यमंत्री थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को दिया जाता है दोस्तों। 1949 में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई। उपभोक्ता संरक्षण परिषद की जो स्थापना है 1949 के अंदर की जाती है दोस्तों। आगे देखिए 1959 में उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित किया गया। MRTP कमीशन स्थापित किया गया 1969 में। नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम 1976 के अंदर आया। नाप तोल मानक संबंधी जो अधिनियम है वो कब आया, 1976 के अंदर। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो संसद में पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब, 24 दिसंबर 1986 को संसद के अंदर पारित किया गया। 24 दिसंबर को हम मनाते हैं उपभोक्ता दिवस। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1997 में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सम्मेलन में भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर बल दिया गया। 1997 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सम्मेलन है उसके अंदर भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उस पर क्या दिया गया, बल दिया गया दोस्तों। अब बात करें हम उपभोक्ताओं के अधिकारों की तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, कोई भी वस्तु चयन करने का अधिकार प्राप्त है, किसी भी बात की सुनवाई करने का अधिकार है, शिकायत के समाधान का अधिकार प्राप्त है और उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये उपभोक्ताओं को क्या है, अधिकार प्राप्त है दोस्तों। अब यहां पर देखिए उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है। देखिए यहां पे मांग एवं जो पूर्ति है उसमें असंतुलन। मांग अधिक है जबकि पूर्ति कम हो रही है तो रेट बढ़ जाएगी, मतलब उपभोक्ताओं का शोषण होने लग जाएगा। वस्तुओं पर एकाधिकार, अगर कोई वस्तु है जिसकी आवश्यकता है लेकिन वो एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति के हाथों में है तो उसकी मांग बढ़ेगी तो वो मनचाहा रुपये उसके वसूल कर सकता है।
तो वस्तुओं पर एकाधिकार भी है। उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना, जो भी उपभोक्ता है वो अगर अशिक्षित है तो उनका फायदा दुकानदार उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं की उदासीनता, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं जिनको पता चल जाता है कि जो वस्तु का मूल्य उससे अधिक उनसे लिया, लेकिन फिर भी वो क्या रहते हैं, उदासीन रहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण भी, ये भी उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण है, बनकर सामने आया दोस्तों। अब देखिए यहां पर उपभोक्ता न्यायालयों का संगठनात्मक स्वरूप। अगर आपके साथ ठगी होती है तो उपभोक्ता कहां जा सकता है? जिला उपभोक्ता फोरम के अंदर। सबसे पहले जिला उपभोक्ता फोरम, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, यानी कुल 3 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। इनमें से एक महिला सदस्य होना क्या है, अनिवार्य है। ये 20 लाख रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है। अगर 1 रुपये से लेकर 20 लाख तक का है तो वो आपका जिला उपभोक्ता फोरम सुन सकता है। बात यहां पर करें हम राज्य उपभोक्ता आयोग की, तो इसमें भी सदस्य एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों के साथ कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इनमें से एक महिला सदस्य होना भी क्या है, अनिवार्य। ये 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जो मामले हैं वो आपका राज्य उपभोक्ता आयोग है, वो सुन सकता है। जिला उपभोक्ता फोरम के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की जा सकती है। अगर आपका मामला कम रुपए का है और आप जिला उपभोक्ता फोरम में थे, वहां से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप राज्य उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं दोस्तों। बात करें यहां पे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की, तो देखिए इसके अंदर सदस्य एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, मतलब 5 कुल सदस्य होते हैं। एक महिला सदस्य, इनमें से 5 में से एक महिला सदस्य होना क्या है, अनिवार्य है दोस्तों। अध्यक्ष है इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष है जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसका सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है वो होता है। ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि के मामले सुनता है। 1 करोड़ से जो भी ऊपर की राशि जाए, 5 करोड़ हो, 5 अरब हो, 5 खरब हो, सब मामले राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग सुनेगा। राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता आयोग से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जा सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दर्ज की जा सकती है। अगर आप जाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, वहां पर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं दोस्तों। ये थे आपके एक जो उपभोग करता है उसके लिए न्यायालय व्यवस्था। अब आप कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो उसके लिए लिया जाने वाला शुल्क क्या है? उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2004 के अनुसार शुल्क का निर्धारण किया गया है। 1 लाख रुपए तक 100 रुपए लगेंगे, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक 200 रुपए लगेंगे, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 400 रुपए लगेंगे, और 10 लाख से 20 लाख रुपए तक 500 रुपए है जो चार्ज के रूप में लगेंगे दोस्तों। अब आगे चलिए, अब देखते हैं राजस्थान में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं दोस्तों, जिनमें पहली हमारी जो योजना आ रही है वो आ रही है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDP, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम है जो निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है दोस्तों। देखिए 1978-79 से प्रारंभ इस कार्यक्रम में लघु कृषकों को 25% सब्सिडी मिलती थी, सीमांत कृषकों, खेतीहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों को 33.3% तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50% सब्सिडी है जो दी जाती थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना आती है वो आती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, NREP। 1980 में प्रारंभ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, तालाब, लघु सिंचाई, पेयजल के लिए कुओं, स्कूल, पंचायत घर आदि का विकास हुआ था दोस्तों। तीसरी योजना है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, RLEGP। 1983 में
प्रारंभ इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़कों, स्कूल भवनों का निर्माण किया गया दोस्तों। चौथी योजना आती है हमारी, वो आती है जवार ग्राम समृद्धि योजना, JGSY, जवार ग्राम समृद्धि योजना। ये 1 अप्रैल 1999 से जवार रोजगार योजना के बाद के क्रम में लागू हुई थी और इसके तहत गांव में टिकाऊ उत्पाद, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता था। इसे 2001 में रोजगार आश्वासन योजना EAS के साथ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया दोस्तों। पांचवी जो योजना आती है वो है आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY। वर्ष 2000-2001 में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास एवं ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए लागू किया गया था दोस्तों। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार की संभावना व्यक्त की गई थी दोस्तों। छठवीं जो योजना आती है वो आती है आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा दोस्तों। देखिए, ग्रामीण बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जगह आंध्र प्रदेश में वहां से किया था। जो नरेगा है ये वर्ष 2005 में पारित, नरेगा है जो 2005 के अंदर क्या हुआ था, पारित हुआ था। पहले चरण के अंदर वर्ष 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। 1 अप्रैल 2008 को इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। आगे देखिए, काम के बदले अनाज योजना एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इस योजना में किया गया। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MNGREGA कर दिया दोस्तों। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। अब राजस्थान में इस वर्ष क्या किया गया कि बजट के अंदर 125 दिन कर दिए गए, लेकिन पूरे देश के अंदर 100 ही दिन लागू किए गए थे। इस अधिनियम के उद्देश्य से काम करने का अधिकार की गारंटी देता है, यानी काम की गारंटी ये आपका अधिनियम है जो देता है दोस्तों। आगे देखिए, इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना भी माना जाता है और विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मनरेगा को ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण कहा है। विश्व बैंक ने 2014 में क्या कहा कि जो मनरेगा है वो ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण है दोस्तों। इसके अलावा एक योजना है वो है आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की सभी सड़कों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है दोस्तों। तो यह था आज हमारा कक्षा 12 का अध्याय नंबर 4 दोस्तों। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।